Hello students, in this session we will be taking up all the memory based questions of CAT 2023 as they appeared in the slot 1. चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्लॉक पे बेस्ड है, जो क्वेश्चन कई साल बाद कैट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द हैंड्स एट 8:48 AM इज x डिग्रीज देन फाइंड आउट द मिनिमम टाइम इन मिनट्स सच दैट द एंगल इंक्रीजेज बाई 50%। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा एंगल का तो आपका बहुत काम करेगा, बहुत हेल्प करेगा। फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 30h माइनस 11/2 m, जहाँ पे कि h हमारा टाइम है आवर्स में और m है जो मिनट्स की वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू हमारा 8 है और m इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। यानी कि थीटा हमारा कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ 30 इंटू h माइनस 11/2 इंटू 48, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 240 माइनस 11 गुणे 24 यानी कि 240, 264, यानी कि थीटा हो जाएगा इक्वल टू 24 डिग्रीज 8:48 AM पे। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें मिनिमम टाइम बताना है मिनट्स में सच दैट एंगल इंक्रीज करे 50% से, यानी कि 12 डिग्रीज का इंक्रीज आए ना, एंगल 36 डिग्री हो जाएगा। और अगर 12 डिग्री से एंगल को बढ़ना है, हमें पता है कि टोटल पूरे 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट्स में घंटे और मिनट की सुई के बीच में 330 डिग्री का चेंज आता है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में चेंज कितना आता है, 330/60 विच इज इक्वल टू 11/2 डिग्रीज का। और हमें टोटल चेंज चाहिए 12 डिग्रीज का, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 12 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 11/2 डिग्रीज का पर मिनट चेंज आता है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 24/11 मिनट्स। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर, सी नहीं, बी आंसर होगा 24/11। क्लियर? और जस्ट इन केस अगर एंगल का फॉर्मूला याद नहीं आया एग्जाम में, भूल गए होते तो क्या करते, तो उसके लिए शॉर्ट में एक छोटी सी चीज़ को देख लेते हैं। जिस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा और साथ में समझ भी आपकी डेवलप हो जाएगी। 8:48 AM पे हमारी कंडीशन क्या होगी घड़ी पे, ये 12 है, 11, 10, 9। ठीक है, वैसे तो अंदर की तरफ लिखे होंगे घड़ी में, पर बाहर की तरफ हमने लिख लिया। और फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमारा 8 आएगा यहाँ पे। अब 8:48 AM पे जो हमारी घंटे की सुई होगी, आवर की सुई होगी, वो 8 से 9 के बीच में होगी। और क्योंकि 48 है, 48 पे मिनट की सुई हमारी लगभग इस तरह से होगी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और दिस इज 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। ये टोटल हमारा एक जो है पूरे के पूरे एक चक्कर में 360 डिग्री होते हैं, तो 9 से लेकर 10 के बीच में टोटल हमारे 30 डिग्रीज होंगे। और उसमें भी हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ 3 मिनट का चाहिए। 1 मिनट का जो अंतराल होता है, 1 मिनट का जो गैप है, 1 मिनट का जो गैप है, वो 6 डिग्रीज के बराबर होता है। तो क्योंकि 6:48 तक 3 मिनट का गैप है, तो ये हमारा 18 डिग्रीज के बराबर होगा। सिमिलरली 8 से लेकर 9 तक घंटे की सुई को ये पूरा 30 डिग्रीज कवर करने में 1 घंटा लगता है। यानी कि 1 मिनट में जो हमारी घंटे की सुई है वो 0.5 डिग्रीज चलती है। इजंट इट सो? तो 12 मिनट अभी और रह गए हैं, यानी कि 6 डिग्री यहाँ पे होगा, 6 डिग्रीज हो गया, 18 डिग्रीज हो गया, 18 + 6 दैट इज 24 डिग्रीज। क्लियर है? वही सेम चीज फॉर्मूले में लिखी हुई है, 30 इंटू एच, क्योंकि 30 डिग्रीज चलता है 1 घंटे में घंटे की सुई, और 11/2 m, बिकॉज मिनट की सुई हमारी चल रही है कितना, आवर और मिनट के बीच का जो गैप है उसके हिसाब से। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आप चाहो तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखोगे तो हमेशा बेनिफिट करेगा, नहीं याद रहता है तो फिर ये तरीका है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 1134 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 168, ऑल्सो 168 टू द पावर m इज डिविजिबल बाई 1134 टू द पावर n, सो वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ n प्लस m। n प्लस m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी?
168 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा हमारा, 168 होता है 21 इंटू 8, यानी कि 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, दैट इज 168। और 1134, 2 से डिवाइड करने पे 2 की पावर 1 तो बाहर आ गया, और उसके बाद बचेगा 550 17 567, और 567 7 6 13 5 18, यानी 9 से डिविजिबल है। तो 2 की पावर 1 इंटू, तो 9 को बाहर निकाल ले तो अंदर कितना बचेगा, 9 छक्का 54, 63 बचेगा, यानी कि अगेन 9 एक बाहर निकल जाएगा, तो 2 की पावर 1 3 टू द पावर 4 7 टू द पावर 1, ये हमारा 1134 होगा। और 168 है 2 टू पावर 3 3 टू द पावर 1 7 टू द पावर 1। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1134 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 168, यानी कि 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 4 7 टू द पावर 1 को अगर हम टू द पावर n, ये हमारा 168 से डिविजिबल है, यानी कि 2 क्यूब 3 टू द पावर 1 7 टू द पावर 1 से ये डिविजिबल है। Isn't it so? यहाँ पे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 है, जबकि न्यूमिनेटर में 2 की पावर 1 है, जिसको हम n टाइम्स ले रहे हैं। Isn't it so? बेसिकली ये हो गया 2 टू द पावर n 3 टू द पावर 4n 7 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 1 7 टू द पावर 1, यानी कि n की वैल्यू 3 होनी चाहिए हमारी, मिनिमम वैल्यू लेनी है हमें, n इज इक्वल टू 3 पे काम चल जाएगा हमारा। और 3 और 7 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों की पावर 1 है, तो 4 n की वैल्यू कुछ भी हो कोई समस्या नहीं होगी। तो n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। ये तो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है 168 टू द पावर m इज डिविजिबल बाई 1134 टू द पावर n, यानी कि इस बार हमको 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 1 7 टू द पावर 1 टू द होल पावर m, एंड दैट इज डिविजिबल बाई 1134 टू द पावर n, और क्योंकि n इज इक्वल टू 3 है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 क्यूब 3 टू द पावर 4 इंटू 3 12 एंड 7 क्यूब। और क्योंकि ये नंबर हमारा नीचे से डिविजिबल है तो क्या हम कह सकते हैं, ये हो गया 2 टू द पावर 3m 3 टू द पावर m 7 टू द पावर m डिवाइड बाई 2 क्यूब 3 टू द पावर 12 7 टू द पावर 3। 2 क्यूब में तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 2 टू द पावर 3m है, m इज इक्वल टू 1 पे भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और फिर 7 का हमारा क्यूब आ रहा है, तो m इज इक्वल टू 3 चाहिए इसके लिए मिनिमम, इजंट इट सो। और अगर हम 3 टू द पावर m और 3 टू द पावर 12 को कंपेयर करें, यानी कि m इज इक्वल टू 12 चाहिए मिनिमम, यानी कि m की मिनिमम वैल्यू हमारी हो गई 12। क्लियर है? n की मिनिमम आ गई 3, m की मिनिमम है 12, तो n प्लस m का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा 3 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 15। 15 विल बी आवर आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 1000 सच दैट ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स बनेंगे? अब या तो नेचुरल नंबर हमारा 1 डिजिट का होगा, या 2 डिजिट का होगा, या फिर 3 डिजिट का होगा। हाँ, 1000 के बराबर भी हो सकता है, बट 1000 में तो 0 हमारा 3 बार आ रहा है, तो ये तो काउंट नहीं किया करेंगे हम। तो 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट इन पे ही फोकस करना है। 1 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे? 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स, यानी कि टोटल 9 नंबर्स होंगे। 2 डिजिट में क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं होनी है, तो 2 डिजिट में 10th प्लेस पे दहाई की जगह पे हमारा 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो 9 संभावना है, 9 पॉसिबिलिटीज है, 9 तरीके से भरा जा सकता है इसको। और यहाँ पे एक नंबर हमने फिलअप कर दिया, तो अब बचे 8 नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में, और 0 भी अलाउड होगा अगली बार, क्योंकि 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी चलेगा यहाँ पे। तो 9 पॉसिबिलिटीज होंगे, 9 इंटू 9 यानी कि 81 नंबर्स बनेंगे हमारे 2 डिजिट के, जिनमें कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। और 3 डिजिट के नंबर्स की बात करें तो 9 पॉसिबिलिटीज होंगी 100th प्लेस पे, सैकड़े की जगह पे, और फिर अगली जगह पे भी 9 एंड देन 8। 9 इंटू 9 इंटू 8 यानी कि 81 इंटू 8 648। टोटल नंबर्स हो जाएंगे 9 प्लस 81 यानी 90 प्लस 648 यानी कि 738 नंबर्स। हमारा आंसर हो जाएगा 738। इजंट इट सो? सो इजी क्वेश्चन, वेरी डुएबल क्वेश्चन इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज इन द रेशियो 5:6:7।
Their respective salaries are increased in the first year by 20%, 25%, and 20% respectively. In the second year, salary of A and C is again increased by 40% and 25%. New salary of B is equal to arithmetic mean of salaries of A, B, and C. So what is the approximate percentage increase in the salary of B in the second year? तो A, B और C का अगर इनिशियल सैलरी 5, 6, 7 के रेशियो में है तो 500, 600, 700 लेटेस्ट से हमने मान लिया, क्योंकि परसेंटेज में हमें कैलकुलेशन करनी है। फिर रेस्पेक्टिव सैलरीज में जो इंक्रीज आया है वो है 20% का, 25% का एंड 20% का। यानी कि ए की सैलरी कितनी हो जाएगी फर्स्ट ईयर में? %20 यानी कि 120 से इंक्रीज करेगा, सॉरी 100 से इंक्रीज करेगा। 20% यानी 1/5, 100 से इंक्रीज करेगा। यानी कि 600 हो जाएगी। बी की सैलरी 150 से इंक्रीज करेगी, 750 हो जाएगी, 750। और सी की सैलरी 140 से इंक्रीज करेगी तो 840 हो जाएगी। फिर सेकेंड ईयर में इंक्रीज आया है ए की सैलरी में 40% का, यानी कि 240 का इंक्रीज आएगा तो 840 हो जाएगी सेकेंड ईयर में। और सी की सैलरी में इंक्रीज आया है हमारा 25% का, यानी कि 210 से इंक्रीज करेगी तो 1050 हो जाएगी। और क्योंकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि न्यू सैलरी ऑफ बी इज इक्वल टू एरिथमेटिक मीन ऑफ सैलरीज ऑफ ए, बी एंड सी, यानी कि बी की नई सैलरी एवरेज के बराबर है, ए, बी और सी के एवरेज के बराबर है। तो अगर बी की सैलरी हमारी ए, बी और सी के एवरेज के बराबर है तो यहां से ये बात समझ में आनी चाहिए कि बी की सैलरी ए और सी के एवरेज के बराबर भी होगी, क्योंकि बी की सैलरी रिप्रेजेंटेटिव है, एवरेज है, इजंट इट सो? तो बी की सैलरी एज सच ए और सी के एवरेज के बराबर भी होगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। और अगर ये बात समझ में आती है तो हमें क्लियर हो गया 840 और 1050 का एवरेज लेना है। तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? 840 प्लस 1050 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1890/2, 945। बी की सैलरी होगी 945, यानी कि 195 का इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी? 195 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100, 15 से कट रहा है सीधे सीधे, नीचे 50 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 15 इंटू 13, 195, यानी कि 30 इंटू 2, 26%। तो हमारा आंसर होगा 26% का इंक्रीज आया होगा बी की सैलरी में। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फ्रॉम ए कप ऑफ कॉफी सम कॉफी इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद कोकोआ पाउडर टू फॉर्म मिक्सचर पी। अगेन same amount is removed from mixture P and replaced with cocoa powder to form mixture Q. If mixture Q has coffee and cocoa powder in the ratio 16:9, then we have to find out the ratio of cocoa mixture in the mixtures P and Q respectively. तो पहले हमने अपने इनिशियल मिक्सचर जिसमें सिर्फ कॉफ़ी थी उसमें से कुछ कॉफ़ी को रिमूव किया और रिप्लेस करके कोकोआ पाउडर बनाया। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपना पता लगाना है, इजंट इट सो? तो इनिशियली तो 100% कॉफ़ी थी, फिर उसमें जो भी हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है उससे हमने एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार तो हमारा P बना, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बनेगा। और Q में हमें दिया है कॉफ़ी और कोकोआ पाउडर का जो रेशियो है वो कितना है? 16:9, यानी टोटल मिक्सचर अगर हमारा 16 + 9 25 है तो उसमें से कॉफ़ी है 16, यानी कि कॉफ़ी कितना बचा? 16/25। एम स्क्वायर हमारा बराबर है 16/25 के, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। सो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 4/5, यानी कि इनिशियली अगर हमारा टोटल 5 था तो उसमें से हमने 1 यूनिट रिमूव किया और 4 यूनिट कॉफ़ी बची, इजंट इट सो? तो इनिशियली अगर हमारा 5 यूनिट था टोटल तो उसमें से 4 यूनिट था कॉफ़ी और 1 यूनिट था कोकोआ। और फिर लास्ट में क्या हुआ? सेकेंड स्टेप में टोटल 25 यूनिट हमारा निकल रहा है जिसमें से 16 कॉफ़ी है और 9 कोकोआ है। तो सेकंड और पहले वाले में हमें वॉल्यूम को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही था, वॉल्यूम थोड़ी चेंज हुआ है, वॉल्यूम थोड़ी चेंज हुआ है। तो पहले वाले में हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यानी कि ये 25 हो जाएगा, ये वैल्यू 20 हो जाएगी एंड दिस विल बी इक्वल टू 5। तो हमारा कोकोआ का हम रेशियो निकाल सकते हैं मिक्सचर P और Q में। पहला वाला मिक्सचर हमारा P है, दूसरा वाला Q है। ऑर्डर का भी हमेशा ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में उल्टा कर देते हैं ऑर्डर, तो वो कॉशियस रहना है उसके लिए हमेशा आंसर करते समय।
तो हमारा रेशियो आ जाएगा कोकोआ का 5:9। दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीता सोल्ड 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी एट द सेम प्राइस। ए और बी को सेम प्राइस पे सेल किया है। वाइल डूइंग सो शी सोल्ड प्रोडक्ट ए एट 20% प्रॉफिट एंड बी एट 10% लॉस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। यानी कि प्रोडक्ट ए पे 20% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बी को 10% के लॉस पे यानी 90% पे सेल किया, 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। तो क्या यहां से दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल आएगा, CP ऑफ ए डिवाइडेड बाई CP ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू 90/120 यानी कि 3/4। यानी कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि लेट अस से कॉस्ट प्राइस ऑफ ए हमारा 300 है और कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 400 है। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ इंस्टेड शी हैड सोल्ड बोथ एट द सेम प्राइस बट दिस टाइम शी सोल्ड प्रोडक्ट बी एट 10% प्रॉफिट। दोनों को अभी भी सेम प्राइस पे ही सेल किया है, पर प्रोडक्ट बी को सेल किया है 10% प्रॉफिट पे, यानी कि 40 रुपये ज़्यादा पे CP से, तो 440 रुपये पे सेल किया है। और क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का ही सेम है तो यही 440 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो जाएगा। प्रोडक्ट ए का भी 300 कॉस्ट प्राइस है, 440 सेलिंग प्राइस है, यानी कि 140 रुपये ज़्यादा पे सेल किया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 440 माइनस 300, 140 रुपीज़ जो प्रॉफिट है हमारा, 140 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 यानी 140/3 विच विल बी इक्वल टू 46.66%। इक्वेशन में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज है तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा 47। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है अनिल इन्वेस्ट ₹22,000 इन अ स्कीम फॉर 6 years एट 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 4% पर एनम इंटरेस्ट है जिसको कि कंपाउंडिंग किया है हाफ ईयरली। देन सुनील इन्वेस्ट सेम अमाउंट इन द सेम स्कीम, सम अमाउंट है, सेम अमाउंट नहीं है क्योंकि सुनील का अमाउंट तो निकालना ही है। सो दिस इज सम अमाउंट। सम अमाउंट कितना किया है पता नहीं है, यही तो क्वेश्चन में निकालना है। सुनील इन्वेस्ट सम अमाउंट इन द सेम स्कीम फॉर 5 years। स्कीम सेम है, अमाउंट डिफरेंट है। आफ्टर गेटिंग द अमाउंट आफ्टर 5 years सुनील इन्वेस्ट इट at 10% simple interest for 1 year. Both of them get the same amount after 6 years. So we have to find out amount invested by सुनील। दोनों को 6 साल के बाद में सेम अमाउंट रिसीव हुआ है, तो हमें पता लगाना है सुनील ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा। सबसे पहले अनिल ने इन्वेस्ट किया है 22,000। इंटरेस्ट रेट है 4%, लेकिन 4% एनुअल इंटरेस्ट है जबकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 2% का। और कितने पीरियड बनेंगे, टोटल 6 years है, यानी कि 6 years में टोटल 12 पीरियड्स बनेंगे 6-6 महीने के। तो 1.02 टू दी होल पावर 12, इजंट इट सो? ये टोटल अमाउंट बन जाएगा अनिल का। और सुनील के केस में सुनील ने अगर इनिशियली लेटेस्ट से एस अमाउंट इन्वेस्ट किया है और क्योंकि सेम स्कीम पे 5 साल के लिए किया है तो उसके लिए 10 पीरियड होंगे, 1.02 टू दी होल पावर 10। और फिर इसके बाद में वो अमाउंट निकाल के 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 1 साल के इन्वेस्ट किया है, यानी कि 1 साल के बाद में अमाउंट हो जाएगा अपना खुद का 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 1.1 या 11/10 हो जाएगा। और हमें पता है वो दोनों को 6 साल के एंड में सेम अमाउंट मिला है। बेसिकली ये हमारा पूरा एक इक्वेशन बन गया, एक ही क्वेश्चन में पूरा इक्वेशन आ गया, इजंट इट सो? 11 से काटेंगे 2 बार जाएगा और 2000 इंटू 10 20,000 हो जाएगा। और 1.02 टू द होल पावर 10 को काटेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर हमारी 2 ही बच जाएगी, यानी कि 20,000 इंटू 1.02 का होल स्क्वायर। और 1.02 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक तरह से 2 इंटू 102 का होल स्क्वायर, इजंट इट सो? और 102 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10404। ठीक है भाई, 102 क्या है, 102 इंटू 102, 100 से 2 ज़्यादा है। ठीक है, 2 दूनी 4, 10404। ठीक है, ये दो आपस में उल्टे 04 आ गया, 10404। तो ये आंसर आ जाएगा 20,808 रुपीज़। दिस विल बी आवर आंसर। इनिशियली सुनील ने 20,808 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल करें, इन एग्जाम एवरेज मार्क्स ऑफ 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज इज 24, द मार्क्स स्कोर्ड बाई एवरी गर्ल इज द सेम एंड एवरी बॉय इज द सेम। यानी कि हर एक लड़की के मार्क्स सेम है, हर एक लड़के के मार्क्स भी सेम है,
लड़कों के आपस में मार्क्स सेम है, लड़कियों के आपस में मार्क्स सेम है। मार्क्स स्कोर्ड बाय अ गर्ल इज एट मोस्ट डबल द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ बॉय। यानी कि अगर हम मान लें कि एक लड़का बी मार्क्स स्कोर करता है और एक लड़की जी मार्क्स स्कोर करती है, तो एक चीज़ जो हमको पता है कि एवरेज है 24, यानी कि 4G प्लस 6B डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 24। तो क्या यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4G प्लस 6B इज इक्वल टू 240, या फिर 2G प्लस 3B इज इक्वल टू 120। क्लियर है। दूसरी चीज़ हमें पता है कि एक गर्ल के बॉय जो मार्क्स होंगे वो एट मोस्ट डबल द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए बॉय होंगे, यानी कि लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स बॉयज मार्क्स होंगे। और मार्क्स स्कोर्ड बाय ए गर्ल नॉट लेस देन ए बॉय, यानी कि एक बॉय के मार्क्स से या तो ज़्यादा होंगे या एट द मैक्स उसके बराबर हो सकते हैं। तो ये एक सेकंड कंडीशन हमें मिल गई। क्लियर है। क्वेश्चन पूछा देन नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ 2 गर्ल्स एंड 6 बॉयज इज व्हाट। इस क्वेश्चन में पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले खुद से इस क्वेश्चन को टाइम देना है, पॉज करके खुद से करने की कोशिश करनी है। जब अटकोगे, जब फंसोगे, उसके बाद में सॉल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, तो पहला कंडीशन में मिल गया 2G प्लस 3B इज इक्वल टू 120। अब हमको चाहिए इंटीजर वैल्यूज कितनी आ सकती हैं, जबकि 2 गर्ल्स के मार्क्स और 6 बॉयज़ के मार्क्स को हम ऐड कर रहे हैं। कितनी ऐसी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है। अब क्योंकि हमें ऑलरेडी ये पता है 2G प्लस 3B की वैल्यू तो 120 है, चाहे हमें G और B की वैल्यूज को कितना ही वेरी कराएं यहाँ पे, तो क्या हम लिख सकते हैं 2G प्लस 6B को 2G प्लस 3B प्लस 3B। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि 2G प्लस 3B की वैल्यू तो 120 आ जाएगी, तो 120 प्लस 3B। तो बेसिकली 3B की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है, क्वेश्चन हमसे बस यही बात पूछ रहा है। ठीक है। तो अगर हम B की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकाल रहे हैं तो फिर हम 3B के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है। बी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, बी मैक्सिमम कब हो सकता है, क्योंकि बॉयज के मार्क्स और गर्ल्स के मार्क्स का सबका जो एवरेज है वो मिला के 24 आ रहा है। बट गर्ल्स के मार्क्स हर एक केस में या तो बॉयज के मार्क्स से ज्यादा है या एट द मैक्स बराबर है। तो बॉयज के मार्क्स मैक्सिमम तब होंगे या बी की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जबकि बॉयज के मार्क्स और गर्ल्स के मार्क्स बराबर होंगे, यानी कि 24। क्योंकि बराबर हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बराबर नहीं हो सकते। ठीक है। नॉट लेस देन लिखा हुआ है, इजंट इट सो, यानी कि बराबर तो हो सकते हैं। क्लियर है। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जबकि गर्ल्स के मार्क्स बॉयज के मार्क्स के डबल हो जाएंगे, यानी कि G इज इक्वल टू 2B अगर हम रिप्लेस कर दें अपनी इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2B प्लस 3B इज इक्वल टू 120, यानी कि 7B इज इक्वल टू 120। और यहां से B हमारा आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 7, जो कि हो जाएगा 7 एकम 17, 17 सही 1/7, यानी कि B की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही है 17 एंड 1/7। मिनिमम आ रहा है 17 एंड 1/7, मैक्सिमम आ रहा है 24। बट हमें क्या चाहिए है, हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए B की जबकि 3B हमारा इंटीजर हो। अगर 3B हमको इंटीजर चाहिए है, यानी कि B हमारा इंटीजर डिवाइड बाई 3 हो सकता है, इजंट इट सो। ठीक है। हमें 3B को इंटीजर बनाने में फोकस करना है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी B की, जिसके लिए कि 3B हमारा इंटीजर आ जाए। 17 एंड 1/7 पे तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीजर नहीं बनेगा। मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉज करो वीडियो को, एक बार सोचो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है। 17 तो नहीं हो सकता क्योंकि 17 से बड़ा होना है, 17 एंड 1/3 हो सकता है, इजंट इट सो। ठीक है। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, इसमें हम 1/3 और ऐड कर दें, क्योंकि फिर हम जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर बन जाएगा। नेक्स्ट हो सकता है 17 एंड 3/3 यानी कि 18 एंड सो ऑन। और कब तक ऐसा चलेगा, जब तक कि हम 24 पे ना पहुंच जाए, क्योंकि ये B की मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हैं ऐसी, बस हमको ये पता लगाना है, क्योंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1/3 ऐड कर रहे हैं हम। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे n है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 24 है, 24 माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 17 से 1/3 कितना हो, 17 से 51 और 52/3 बटे 1/3 प्लस 1, ये लास्ट में जरूर याद रखना है, इजंट इट सो। ठीक है। या फिर अगर एन टर्म के बारे में बात करें तो जनरली हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि 24 इज इक्वल टू 17 एंड 1/3 प्लस n-1 टाइम्स d, जो कि 1/3। तो यहां से यही इक्वेशन बन जाने वाला है हमारा। ठीक है। 24 हो गया हमारा 72/3,
यानी कि ऊपर आ गया 20/3, नीचे है 1/3 +1, तो आ गया 20 +1, यानी कि टोटल 21 ऐसे वैल्यूज पॉसिबल होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा 21 इस क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा सवाल है, बट एग्जाम के में अगर आपने इस क्वेश्चन को, ऐसे किसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट नहीं किया है तो एग्जाम कंडीशंस में एक मुश्किल सवाल है, एक बहुत डिफिकल्ट सवाल है, और स्किप कर देना ही फायदेमंद है बजाय कि बहुत सारा टाइम ऐसे क्वेश्चन में लगाने के। इजंट इट सो? क्लियर है? आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अरविंद एंड सुरभि स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम टाउन ए एंड टाउन बी टुवर्ड्स टाउन बी एंड ए रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। दे मेट एट अ लोकेशन ड्यूरिंग देयर जर्नी एंड आफ्टरवर्ड्स इट टुक देम 6 and 24 hours respectively to reach their destinations. If Arvind was traveling at a speed of 54 km/h, then find the distance between A and B. Okay. So अरविंद जा रहा है ए से बी की तरफ और सुरभि आ रही है बी से ए की तरफ। क्वेश्चन में हमें उनके मिलने के बाद की कितना टाइम लगने वाला है ये दिया हुआ है। ठीक है, अरविंद को मिलने के बाद में जो टाइम लगने वाला है वो है 6 आवर्स का, और सिमिलरली सुरभि को मिलने के बाद में जो टाइम लगने वाला है वो है 24 आवर्स का। क्लियर है? ऐसे केस में जो मिलने के पहले वाला टाइम होता है वो तो दोनों को सेम ही लगा होगा। अरविंद और सुरभि ने साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो जब वो मिले होंगे तब तक सेम टाइम ट्रेवल किया होगा, उन्होंने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया होगा। अरविंद ने जितने टाइम के लिए ट्रेवल किया होगा उतने ही टाइम के लिए सुरभि ने भी ट्रेवल किया होगा। इजंट इट सो? और अगर वो टाइम इक्वल टू टी है तो टी की वैल्यू हम पता लगा सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ T1 × T2, जहां पे कि T1 और T2 6 आवर्स और 24 आवर्स है, यानी कि टी हमारा हो जाएगा 6 × 24 यानी कि 12 आवर्स। क्लियर है? और क्योंकि हमें पता है टोटल टाइम अरविंद को लग रहा है कितना, 12 आवर्स का टाइम लगा है मीटिंग पॉइंट तक जाने में, और उसके बाद में 6 आवर्स और लगा है, टोटल टाइम लगा है 6 + 12 यानी कि 18 आवर्स का। टोटल डिस्टेंस ए बी हो जाएगी हमारी स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 54 स्पीड है अरविंद की, मल्टीप्लाइड बाई 18, 18 × 4 = 72, 2 आया 7 बचा, 18 × 5 = 90, 7 972 किलोमीटर्स। क्लियर है ये बात? ओके। लास्ट में जिन लोगों को भी ये समझ में नहीं आया कि T = स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2 कहाँ से आया, तो इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। कि देखो आप फोकस करो, लेट अस से ये जो मीटिंग पॉइंट है इनका ये C पॉइंट है, ठीक है। तो पहले हम AC डिस्टेंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। AC डिस्टेंस A ने चला है, अरविंद ने चला है T टाइम में, इजंट इट सो? जबकि सुरभि ने चला है 24 आवर्स में। अरविंद ने चला है T टाइम में, सुरभि ने चला है 24 आवर्स में। और क्योंकि हम जानते हैं जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो होगा और जो स्पीड का रेशियो होगा वो इनवर्स होगा एक दूसरे का, इजंट इट सो? S1/S2 विल बी इक्वल टू T2/T1। तो अगर अरविंद की स्पीड हमारी SA है और सुरभि की स्पीड SS है, दोनों की स्पीड का जो रेशियो होगा, टाइम का रेशियो ठीक उसका उल्टा होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा बराबर जो टाइम टेकन बाई सुरभि डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई अरविंद। और ये हमारा AC के केस में कितना है, AC डिस्टेंस पे कितना है, अरविंद को टाइम लगा है T, जबकि सुरभि को टाइम लगा है 24। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम CB डिस्टेंस पे बात करें, यहां पे फोकस करें CB पे, तो अरविंद को टाइम कितना लगा है 6 आवर्स का, जबकि सुरभि को टाइम लगा है T आवर्स का। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई T/24 = 6/T, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो T² हमारा आ जाएगा 6 × 24, और यहां से ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिट्सी goes on an 8-hour road trip by her car. At the start of the trip, the car odometer displays that car has traveled a total distance of x kilometers, where x is a palindrome number. palindrome यानी कि उल्टा सीधा एक समान, ठीक है, एक नंबर जो कि remains the same when its digits are reversed. digits को हम पलटते हैं तो भी हमारा नंबर नहीं बदलता है, उल्टा सीधा एक जैसा ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एट द एंड ऑफ द ट्रिप ओडोमीटर रीडिंग्स आर 26862 किलोमीटर्स, विच इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम।
26862 को भी आप पलट के लिखोगे, रिवर्स करके लिखोगे तो सेम नंबर ही आने वाला है। इफ बृष्टि नेवर ड्रोव एट मोर देन 110 किलोमीटर पर आवर देन हर ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर कुड बी व्हाट। ठीक है, 8 आवर्स की जर्नी है, इनिशियली उसके ओडोमीटर की रीडिंग क्या रही होगी। ठीक है, क्योंकि इनिशियली पैलिंड्रोम था, मैक्सिमम एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। ऑप्शंस हमें गिवन है 80, 90, 100 एंड 110। ऑप्शंस का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैक्सिमम स्पीड से बृष्टि जाएगी, 110 से जाएगी, तो 8 आवर्स में कितना चलेगी? 880 किलोमीटर्स, इजंट इट सो? और 26862 में अगर हम 880 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 26,000 माइनस 18, तो 25,982 आएगा। ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि अगर ये पैलिंड्रोम होना था, शुरू में अगर 25 आया है तो लास्ट में 52 आना चाहिए था। अगर 52 आता तब तो पॉसिबल था, पॉसिबल क्या था, तो डेफिनेटली पैलिंड्रोम होता, बीच में कोई वैल्यू रहती, इजंट इट सो? और अगर नहीं आया है तो फिर ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, और जैसे ही हमको ये बात क्लिक की है तो क्या हमें ये नहीं क्लिक करना चाहिए कि 26862 को अगर हमें पैलिंड्रोम बनाना है तो शुरू में 26 है, लास्ट में 62 रहना चाहिए, या फिर अगर 25 पे पहुंच पाते तो लास्ट में 52 होना चाहिए था। बट प्रॉब्लम क्या है कि 110 से ऊपर जा नहीं सकती बृष्टि। ठीक है, तो ये वाला सिनारियो तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो 26 शुरुआत में है, लास्ट में 62 है, बहुत कम भी जाएगा तो ये 0 होगा, यानी कि ये हमारी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, इजंट इट सो? और इसके लिए हमें 800 घटाना पड़ेगा, यानी कि 8 आवर्स में 800 चली है होगी तभी काम चलेगा, तो यानी कि 100 की स्पीड होनी चाहिए। मैक्सिमम एवरेज स्पीड हमारी आ जाएगी 100, ऑप्शन सी, क्योंकि मैक्सिमम की वैल्यू पूछी है। ये अकेला पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, बट ये मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 26462 मान लो होता तभी पैलिंड्रोम होता, इजंट इट सो? पर वहां पे हम 400 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यानी कि 50 की एवरेज स्पीड होती, तो 50 भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो क्वेश्चन वेरी कर सकता है, आपको क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ जॉब दैट ए, एस एंड के कैन यूजुअली डू इन अ डे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. K takes twice as much time as A to do the same job. If A and S work for 4 days and 9 days respectively, K needs to work for 16 days to finish the remaining job. Find the number of days S will take to finish the job alone. यहाँ पे जो ट्रिकी चीज़ दी हुई है, थोड़ा सा फंसाने वाली चीज़ दी हुई है कि A, S और K कैन यूजुअली डू अमाउंट ऑफ जॉब जितने दिनों में, ठीक है, एक दिन में जितना काम करते हैं, यानी जो उनकी एफिशिएंसी है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। और ये पता होना चाहिए कि अगर हम कहें कि A, B एंड C आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन या HP में है, तो उस केस में उनके जो रेसिप्रोकल होंगे, यानी 1/A, 1/B एंड 1/C, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी, क्लियर है? सेकेंडली, अगर हमें B की वैल्यू निकालनी है, A, B और C अगर हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 2AC अपॉन A प्लस C। अब ये वैल्यू कहाँ से आती है? ये दो चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ये हमारी आएगी क्योंकि AP में है 1/A, 1/B, 1 एंड 1/C, यानी कि 2/B हमारा बराबर हो जाएगा 1/A प्लस 1/C के। AP की कंडीशन है, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आ जाएगा C प्लस A अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 2AC अपॉन A प्लस C। क्लियर है? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A, S और K 3 लोग हैं और अमाउंट ऑफ जॉब जो करते हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इनका रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है K टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज A टू डू द सेम जॉब. K को A के जितना काम करने में डबल टाइम लगता है, तो अगर K को टाइम डबल लग रहा है तो एफिशिएंसी K की आधी होगी, इजंट इट सो? अगर टाइम डबल लग रहा है तो एफिशिएंसी आधी होगी, यानी कि A और K का एफिशिएंसी का रेशियो आना चाहिए 2:1, क्योंकि K का टाइम डबल है तो K की एफिशिएंसी हमने 1 ली है, A की उसकी डबल ली है, 2 ली है। क्लियर है? और फिर हमको पता है क्योंकि A, S और K का जो एफिशिएंसी है, क्योंकि एफिशिएंसी की हमने वैल्यू पानी है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या यहाँ से S की एफिशिएंसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो क्या होगी? 2 इंटू A की एफिशिएंसी इंटू K की एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई A प्लस K, यानी कि 2
इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी कि 4/3। अब फॉर द सिंप्लीफिकेशन से एक सारी वैल्यूज को इंटीजर में करने के लिए 3 सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगी 4 और ये वैल्यू हो जाएगी 3। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ ए एंड एस वर्क फॉर 4 days एंड 9 days रिस्पेक्टिवली, एंड फिर बचा हुआ काम के को करने में लगते हैं 16 days, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? वर्क विल बी इक्वल टू ए करता है 4 दिन काम यानी कि 4 इंटू ए की एफिशिएंसी जो कि h है, प्लस एस करता है 9 दिन काम यानी 9 इंटू 4 और प्लस बचा हुआ काम करता है कि 16 days में 16 इंटू 3, 4 छंग 24 प्लस 36 प्लस 48 यानी कि 108 यूनिट्स हमारा वर्क हो गया। 108 यूनिट्स क्लियर है? ओके, तो टाइम टेकन बाई एस कितना होगा इसको करने में? टोटल काम है 108, एस की एफिशिएंसी है 4, 108 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 27 days। क्लियर? ओके, ठीक है। अब इसी काम को करने का एक छोटा सा और तरीका देख लेते हैं जो है तो सिमिलर ही, बट अगर उसको समझ लोगे तो और भी मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ए, एस और के का जो एक दिन में वो जो काम करते हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि उनकी एफिशिएंसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, इजंट इट सो? और हमें पता है कि टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। तो अगर एफिशिएंसी हमारी, अगर वर्क हमारा सेम है तो टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इजंट इट सो? ठीक है, और एफिशिएंसी अगर हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो क्या हम कह सकते हैं कि 1/t हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो यहां से टाइम हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। और फिर हमको पता है कि ट्वाइस एज मच टाइम लेता है एज कंपेयर टू ए, यानी कि अगर ए को 1 दिन लग रहा है तो के को लगेंगे 2 दिन, तो एस को लगेंगे 3/2 दिन। 2 से फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, इंटीजर वैल्यू बनाने के लिए। तो ए को जितना काम करने में 2 दिन लगेंगे, एस को उतना काम करने में 3 दिन लगेंगे, के को उतना काम करने में 4 दिन लगेंगे। ये ध्यान देना, ये टाइम के लिए वैल्यूज ली हैं हमने, फिर पहले वाले केस में एफिशिएंसी के लिए वैल्यूज ली थी। तो टाइम का रेशियो क्या आ गया? 2 दिन में ए जितना काम करता है, एस 3 दिन में उतना काम करता है, के 4 दिन में उतना काम करता है। क्लियर है? तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ए 2 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, ए 2 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, एस 3 दिन में 1 यूनिट काम करेगा, के 4 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए 4 दिन तक काम करता है, तो ए 2 दिन में कर रहा है 1 यूनिट काम, 4 दिनों में करेगा ए 2 यूनिट काम, प्लस एस 9 दिन तक काम कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है 1 यूनिट काम, तो 9 दिन में करेगा 3 यूनिट काम। और फिर के 4 दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो 16 दिनों में करेगा 4 यूनिट, यानी वर्क हमारा हो गया 4 3 7 2 9 यूनिट्स हो गया वर्क। ठीक है, वर्क हो गया 9 यूनिट्स। करना है एस को, एस 1 यूनिट काम कर रहा है 3 दिनों में, 9 यूनिट काम करेगा 9 इंटू 3 यानी कि 27 डेज में। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन को हमने अपने लिए कितना आसान बना दिया, इजंट इट सो? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है log ऑफ x स्क्वायर प्लस 12 ऑन द बेस x इज इक्वल टू 4। तो log का मतलब ही यही होता है कि यानी कि x टू द पावर 4 हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 12। सिमिलरली 3 टाइम्स log ऑफ x ऑन द बेस y इज इक्वल टू 1, तो 3 को हम x के ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि log ऑफ x क्यूब ऑन द बेस y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? अब पहले x स्क्वायर की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर को अगर हम मान लें t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 12, यानी कि टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर 12 यानी कि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो टी माइनस 4 टी प्लस 3 इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यूज 2 आ रही हैं हमारी, -3 या फिर +4। अब क्योंकि t हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर निगेटिव तो हो नहीं सकता, 4 हो सकता है। अगेन क्योंकि x हमारा बेस भी है और x का हम लॉग भी निकाल रहे हैं, तो x हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, तो x को भी +2 या -2 हो तो सकता था, बट -2 नहीं होना पॉसिबल है, तो x की वैल्यू +2 होगी डेफिनेटली। और अगर x इज इक्वल टू +2 है तो y हमारा 2 का क्यूब आ जाएगा, यानी कि 8।
और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 + 8 विच इज इक्वल टू 10। क्लियर है? ओके, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ 2x² - 6x + k इज इक्वल टू 0 सच दैट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px + p इज इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 8 टाइम्स k - p। तो अल्फा और बीटा क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ -6/2 यानी कि 6/2 3 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा k/2। देन जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू -p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू p। अल्फा प्लस बीटा है 3, अल्फा बीटा है k/2, पुट कर देते हैं, यानी कि 3 + k/2 इज इक्वल टू -p एंड 3 इंटू k/2 इज इक्वल टू p। क्लियर है? तो यहां से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, k विल बी इक्वल टू 2p/3। पहली वाली इक्वेशन पुट कर देते हैं, सो दिस विल बी 3 + 2p/3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -p, यानी कि 3 + p/3 इज इक्वल टू -p। 3 इज इक्वल टू -p - p/3 यानी कि -4p/3। सो p विल बी इक्वल टू -9/4। क्लियर है? p इज इक्वल टू -9/4 आ गया, k कितना आ जाएगा 2 इंटू p/3 यानी कि 2 इंटू -9/4, सो -9/2। 8 टाइम्स k - p क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स -9/2 + 9/4 यानी कि 8, एक सेकेंड, किया आ रहा है -9/2, यहीं पे गड़बड़ किए हैं क्या, 3 है, 3 है, 3 है, -p है, 3 + k/2, 3 इंटू k/2 p है, k इज इक्वल टू p/3 है, 3 + p/3 4p/3, p -9/4 हो गया, k हो गया, ठीक है, k हो गया 2/3 इंटू p था, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी -3/2, ठीक है, -3/2, तो 8 इंटू 3/4 हो गया, सो दिस विल बी इक्वल टू 6, हमारा आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है? ओके, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू हल्की सी छिप गई है, पर आई गेस बात समझ में आ गई होगी, -p होगा ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 2 बैक्टीरिया इन अ कंटेनर ऑन day 1, द पॉपुलेशन गेट्स डबल्ड +3 एवरी डे, सो यू हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू रीच 1 मिलियन। मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू रीच 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब कितना हुआ, 10 लाख, 10 लैक्स, यानी कि 10⁶। ओके, ठीक है, क्लियर है, 10⁶ हो गया। अब पहले दिन हमारे day 1 पे 2 बैक्टीरिया है, day 2 पे बैक्टीरिया डबल हो जाएंगे 2 इंटू 2, और 3 एडिशनल बैक्टीरिया हो जाएंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर + 3। day 3 पे अगेन डबल होगा ये एग्जिस्टिंग वैल्यू का, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2² + 3 +3, तो ये होगा 2 का क्यूब
प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, ये था 3 इंटू 1, और ये होगा 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 3। देन डे 4 पे दिस विल बी, ये वैल्यू डबल होगा अगेन, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3, यानी कि 2 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 7, इजंट इट सो? ठीक है, तो क्या इस पैटर्न को देख पा रहे हो आप? पहले 1 था, 1 से 3 हुआ, 3 से 7 हो गया, और हर बार पहले वाले केस में 2 टू द पावर 1 था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, देन 2 टू द पावर 4 है। तो क्या जनरल पैटर्न देख पा रहे हो आप? तो डे n पे अगर हम बात करें जनरल पैटर्न, तो हमारा वैल्यू क्या होगा? 2 टू द पावर n तो होगा ही होगा। डे 1 पे है 2 टू द पावर 1, डे 2 पे है 2 स्क्वायर, डे 3 पे है 2 क्यूब, डे 4 पे है 2 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू, ये वैल्यू क्या आ रही है? डे 2 पे है 1, डे 3 पे है 3, डे 4 पे है 7, तो 1 3 7, ये 2 4 8 से एक एक कम है, और डे 2 पे है 2 की पावर 1, डे 3 पे 2 की पावर 1 माइनस 1 है, डे 3 पे 2 की पावर 2 यानी 4 माइनस 1 है, डे 4 पे 8 माइनस 1 है, यानी कि 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो वी कैन से ये हो गया 2 टू द पावर n सॉरी प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 3। अब 2 टू द पावर n माइनस 1 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 3, यानी कि 5 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 3। ये हमारी डे n पे वैल्यू है, और हमें इस वैल्यू को ज़्यादा करना है किससे? 1 मिलियन से, यानी कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर 6, यानी कि 5 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर 6 प्लस 3। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अब सीधे सीधे 10 टू द पावर 6 को कैलकुलेट करने जाएंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट क्या हमको ये तो पता होना चाहिए 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1024, विच इज ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो अगर हम 2 टू द पावर 20 करें तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, थोड़ा बड़ा वैल्यू है, इजंट इट सो? यानी कि 1024 इंटू 1024, तो डेफिनेटली ये हमारा 10 टू द पावर 6 से बड़ी वैल्यू होगी। अगर हम 2 टू द पावर 19 की बात करें तो ये होगा 1024 इंटू 512, तो ये छोटी वैल्यू होगी 10 टू द पावर 6 से। लेकिन हमें दिया है 5 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम 5 इंटू 2 टू द पावर 19 करेंगे तो डेफिनेटली 10 टू द पावर 6 से बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, बट अगर 2 टू द पावर 18 रहा तो 5 इंटू 2 टू द पावर 18 कितना होगा? 5 इंटू 1024 इंटू 256, सो 5 इंटू 256 डेफिनेटली 1000 से बड़ा है, तो ये वैल्यू भी हमारी 10 टू द पावर 6 से बड़ी आएगी। इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो 5 इंटू 256 हमारा कितना है? 1280, यानी कि 1024 इंटू 1280, दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 10 टू द पावर 6। लेकिन एक बार और अगर 2 से डिवाइड किया, 5 इंटू 2 टू द पावर 17 करेंगे तो लेस देन 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, तो यानी कि 2 टू द पावर 18 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 18, यानी कि n विल बी इक्वल टू 19। हमारा आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 19। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल करें, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ 2 टू द पावर मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे या तो हम केस बना सकते हैं कि दो केसेस बनाए। पहला केस जबकि x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x हमारा इक्वल टू x हो जाएगा, और फिर सेकेंड केस होगा जबकि x हमारा लेस देन 0 होगा, और तब हमारा मॉड x इज इक्वल टू माइनस x हो जाएगा। और फिर दोनों केसेस पे प्रॉपर्ली सॉल्व कर लें। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड मेथड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी x की ऑड पावर तो कहीं पे दी नहीं हुई है, तो मॉड x को अगर हम y मान लें तो यहाँ पे जैसे ही मॉड x को y मानेंगे तो x स्क्वायर हमारा y स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स y
इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5y², यानी कि होगा 2y क्यूब प्लस 2y माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2y² माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो हमारा y इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि मॉड x इज इक्वल टू 0 होगा, तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 होगा, और या फिर ये पोर्शन 2y² माइनस 5y प्लस 2, जो कि हो जाएगा 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 से हमारे दो वैल्यूज आएंगी कि y इज इक्वल टू हाफ, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ आएगा, बट क्योंकि हमें चाहिए है सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो ये सॉल्यूशंस हमारे काम के नहीं है। सेकंड है y इज इक्वल टू 2 आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, ये दोनों सॉल्यूशन हमारे काम के होंगे, तो यानी कि x इज इक्वल टू या तो 0 होगा या प्लस 2 होगा या माइनस 2 होगा। टोटल हमारे 3 सॉल्यूशंस होंगे, तो आंसर यहाँ पे 3 होगा, 3 इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अगर क्वेश्चन पूछता नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो फिर उस केस में हमारे 2 सॉल्यूशंस होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो भी हमारे 2 सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर है? अगर नेचुरल नंबर के सॉल्यूशंस पूछता है तो फिर एक ही सॉल्यूशन होता है। तो डिपेंड करता है, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दबाजी में कभी भी आंसर नहीं करना है। क्वेश्चन को सॉल्व आपने कर लिया, बट समहाउ अगर उस लैंग्वेज को मिस कर गया तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। टोटल सॉल्यूशंस 5 हैं, बट क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछा, इसलिए आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इफ x एंड y आर रियल नंबर सच दैट x² प्लस x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y इंटू x प्लस वाई, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y हियर। तो यहाँ पे x माइनस 2y हमें कहाँ पे दिख रहा है? एक तो ये साफ साफ यहाँ पे ही दिख रहा है हमको, ठीक है, तो इसको तो नहीं छेड़ेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे ये वैल्यू तो दिख ही रही है। अब कैसे मैनेज करें इसको? तो क्या राइट हैंड साइड से कुछ वैल्यूज हमें समझ में आ रही हैं? चलो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो ये आ जाएगा x² प्लस दिस इज माइनस 4xy, तो यहाँ आ जाएगा 4xy, तो माइनस 4y इंटू वाई, यानी कि प्लस का 4y² आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। क्या ये वैल्यू हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, प्लस x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दोनों ही हमारे परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी हमारा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। सिमिलरली ये भी हमारा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और क्योंकि दोनों का सम हमारा 0 आ रहा है, तो दोनों ही हमारे 0 के बराबर होने चाहिए। और जैसे ही ये बात क्लियर हो गई, तो हमें पता है x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर हमें x और y की वैल्यू भी निकालनी होती है साथ में, तो फिर हमें पता है कि x प्लस 2y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में नहीं निकालनी, पर अगर निकालनी होती तो x इज इक्वल टू माइनस 2y हो जाता। ठीक है, पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 1 आ जाता, y इज इक्वल टू माइनस 1/4 आ जाता, और यहाँ से x हमारा माइनस 2 इंटू माइनस 1/4 यानी कि 1/2 आ जाता। तो x 1/2 हो जाता, y माइनस 1/4 हो जाता। क्लियर है? और फिर हमसे जो भी वैल्यू पूछी जाती है वो हम सॉल्व कर सकते थे, चाहे वो x प्लस वाई होता है, x प्लस 2y होता है, x प्लस 5y होता है, कुछ भी वैल्यू होती। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है इफ रूट ऑफ 5x प्लस 9 प्लस रूट ऑफ 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 10x प्लस 9। अब यहाँ पे सर्ड में वैल्यूज दी हुई है हमें, अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 9, 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2। कैसे कंपेयर कराएं? तो क्या हम 6 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36, और 3 को अंदर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 18। दोनों के बीच का गैप कितना है? 18 का है, और यहाँ भी जो गैप है 5x प्लस 9 और 5x माइनस 9 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी तो 18 का ही है। तो डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 9 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, इजंट इट सो? तो यहाँ से हमारा 5x प्लस 9 36 है, यानी कि 5x इक्वल टू 27 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? और 5x इक्वल टू 27 आ गया, तो फिर हम यहाँ से अंडर रूट 10x प्लस 9 भी निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 27 इंटू 2 यानी 54 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 63 यानी कि 9 इंटू 7, so this will be equal to square root of 7 into 3. This will be our solution.
क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फॉर सम पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स x, y एंड z इफ 1 अपॉन रूट ऑफ y प्लस रूट ऑफ z इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 अपॉन रूट x प्लस रूट z एंड 1 अपॉन रूट x प्लस रूट y, देन विच रिलेशनशिप विल होल्ड ट्रू? अब क्योंकि हमें दिया है 1 अपॉन रूट y प्लस रूट z इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू वैल्यूज, तो डायरेक्टली हम, क्योंकि ये तीनों के तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्या हम सीधे सीधे लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन का प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ पे, तो 2 अपॉन रूट y प्लस रूट z विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट x प्लस रूट z प्लस 1 अपॉन रूट x प्लस रूट y। अब एलसीएम ले लें दोनों वैल्यूज को राइट हैंड साइड में, तो नीचे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ z इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y, और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट y प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट z, और यहाँ पे आएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ z। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x यानी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x आ गया, इजंट इट सो? ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस इंटू अंडर रूट ऑफ x, ये आ गया x, अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ y। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स जेड प्लस अंडर रूट ऑफ वाई जेड, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जेड प्लस वाई प्लस रूट ऑफ वाई जेड प्लस जेड प्लस रूट ऑफ वाई जेड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रहा है इस साइड में 2x प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जेड। डायरेक्टली वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, बट एक बार एक्सपेंशन करके इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब ये जो ऊपर वैल्यू है ये सेम नीचे आ जाएगी, 2 रूट एक्स वाई से 2 रूट एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रूट एक्स जेड से 2 रूट एक्स जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रूट वाई जेड से 2 रूट वाई जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x हमारा आ गया इक्वल टू वाई प्लस जेड, यानी कि वाई एक्स और जेड एपी में होंगे। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, वाई एक्स और जेड या फिर जेड एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई जेड तो एपी में नहीं होंगे, यानी कि ए आंसर नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्लियर है? ओके, अच्छा सवाल था, एक सिंपल क्वेश्चन लेकिन डराने वाला क्वेश्चन। स्टार्ट में वैल्यूज को देख के टेंशन हो जाएगी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना कुछ खतरनाक वैल्यूज दी हुई हैं, बट बाद में ये इजीली कट पिट जा रही हैं वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू 5 एंड BC इज इक्वल टू 12। AB इज इक्वल टू 5 एंड BC इज इक्वल टू 12। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, P and Q are 2 points on BC such that area of triangles ABP, ABQ and ABC are in arithmetic progression. ABP, ABQ and ABC are in arithmetic progression. So area of triangle ABC is 1.5 times the area of triangle ABP. So we have to find out the length P into PQ. Length PQ पता करनी है हमको। ठीक है, ABP, ABQ, अब यहां पे दिया है ABP, ABQ और ABC का एरिया AP में है, और हमें पता है कि एरिया निकालने के लिए तीनों ही केसेस में हमारा AB तो सेम है, इजंट इट सो? एरिया क्या होगा, ABP का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू AB इंटू BP, और ABQ का एरिया होगा 1/2 इंटू AB इंटू BQ, और ABC का एरिया होगा 1/2 इंटू AB इंटू BC। तो अगर ये तीनों एरियाज हमारे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बेसिकली BP, BQ और BC AP में होंगे। BP, BQ एंड BC आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स BQ विल बी इक्वल टू BP प्लस BC। सेकेंड चीज क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1.5 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। 1.5 टाइम्स ABP है। ठीक है,
यानी कि अगेन उसी सेम लॉजिक से कि बी सी विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स बीपी, और बी सी हमें ऑलरेडी गिवन है 12 है, तो यहां से बीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 अपॉन 1.5 यानी कि 8। सो बीपी इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्लियर है। और बी क्यू की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स बी क्यू हो जाएगा, बी पी यानी कि 8, बी सी यानी कि 12 इज इक्वल टू 20, तो बी क्यू विल बी इक्वल टू 10, और बी क्यू हमारा क्या है बी पी प्लस पी क्यू, तो यहां से पी क्यू विल बी इक्वल टू 10 माइनस 8 यानी कि 2। आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स लेंथ ऑफ पी क्यू। क्लियर है? ओके, कोई समस्या? तो आई गेस हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? सारे क्वेश्चंस तो नहीं है, कुछ क्वेश्चंस जिनका लैंग्वेज काफ़ी लेंदी था वो क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड में आना पॉसिबल ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए। 3 क्वेश्चंस नहीं है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस तो ही हैं। आई बिलीव कि सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं आपको क्लियर होंगे। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है, कुछ भी आपको किसी भी तरह का डाउट है, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सेशन अगर पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही और सेशंस हम लाते रहेंगे। बाकी स्लॉट्स के भी आंसर शीट्स, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, और फिर बाद में जब एक बार हमें रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी तो फिर बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और कोई भी डाउट आए कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में तो मेक श्योर टू कमेंट ऑन दैट, या फिर कोई अप्रिसिएशन या फीडबैक है तो भी ज़रूर दीजिएगा।